हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में आपने कमेंट करके कहा था कि सर मुझे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता दिए जो कि चैप्टर वाइज आप बता दिए जिसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाए हैं जिसको आप लोग तैयार करेंगे। समझ लें 90+ नंबर आपके पक्के हैं। बस वही आपको टॉपिक तैयार करके जाना है जो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लाए हैं चैप्टर 1 से आपके क्या इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग जरा बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मोस्टली आपको पढ़ के जाना है। जैसे पहला है गॉस का नियम लिखिए, ठीक है। गॉस का नियम क्या होता है उसको लिखना तथा उसको सिद्ध करना, ठीक है। तथा उसको सिद्ध कीजिए कि φ=Q/ε0 होता है, ठीक है। ये गॉस की थ्योरम होती है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 3 से लेकर के 5 नंबर में पूछी जाएगी, ठीक है। फिर आपको दूसरा टॉपिक पढ़ के जाना है गॉस के प्रमेय में से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। गॉस के प्रमेय तो आपने पढ़ ली, लेकिन उसी के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये दो तो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए या तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे। फिर फ्रेंड्स, चौथा टॉपिक है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद है अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये समझ लिया, अगर आपसे अच्छी स्थिति पूछेगा या फिर आपसे निरक्षीय स्थिति पूछेगा, यानी कि जरूर आपसे, यानी कि अच्छी पूछ सकता है या फिर निरक्षीय जरूर पूछा जा सकता है। तो आप इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, इस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में से तो आपको दोनों ही तैयार करके जानी है। कोई भी जो आ जाए उसको आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास है कूलाम का नियम तथा एकांक आवेश की परिभाषा बतानी है। तो कूलाम का नियम आपको पता होना चाहिए। कूलाम का नियम होता है क्या, उसको आपको प्रूफ करना आना चाहिए। प्रूविंग जो होती है, वेरीफाई है ना, उस जो प्रूविंग होती है वो करना आना चाहिए आपको। फिर उसका एकांक आवेश की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं और सचित्र वर्णन और गुण, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रेखाएं होती क्या हैं, ठीक है। और उनका चित्र बताना है आपको और गुण उनके बताने हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, ठीक। उसके बाद है फिर आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटिकीकरण, इसका क्वांटीकरण है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटिकीकरण कैसे किया जाता है इसके ऊपर बताइए, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ये तो हो गई हमारे चैप्टर 1 की बात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे। बस आपको चैप्टर 1 में अगर इतना भी आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए चैप्टर 1 से आपके इतनी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 2 की तरफ। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपको क्या क्या देखना है, देखिए। सबसे पहला जो चैप्टर 2 के नाम से बात आती है वो आती है समांतर प्लेट संधारित्र। सबसे पहला ये टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसकी धारिता के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि आवेशों को जब आप वितरण करेंगे, पुनर्वितरण, ठीक है, यानी तो उसमें ऊर्जा की जो हानि होगी उसका व्यंजक आप निकालिए या उसकी व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तीसरा, आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालिए। आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम में, ठीक है, पराविद्युत माध्यम में कोई उपस्थित अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा है अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ऊपर आपने पढ़ा था अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति, वो चैप्टर 1 में था, ठीक है। तो वो जो आपने ऊपर पढ़ा था उसमें लिखा था अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। यहाँ पर क्या है, विद्युत विभव, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। गोलीय चालक है ना, गोलीय चालक की जो धारिता का भी आपसे व्यंजक निकालने के लिए बोल सकता है। तो आपको गोलीय चालक पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स छठा पॉइंट है संधारित्रों का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम संयोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों में आपसे पूछा जा सकता है संधारित्रों का, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के जाना समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता है क्या, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, C=C1+C2+C3 होता है, और समांतर क्रम में 1/C1=1/C1+1/C2, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला है समविभव प्रश्न किसे कहते हैं तथा गुण। इस पर मैंने बहुत ही बार वीडियो बनाई हुई है और हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि समविभव प्रश्न किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने तैयार करके जाना है। क्या होता है समविभव प्रश्न, यानी कि इसका नाम से पता चल रहा है जिसके पृष्ठ पर सारे विभव समान हो, एक समान हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं समविभव प्रश्न, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसके गुण क्या है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला है विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर दोनों में संबंध क्या होता है ये आपको बता के जाना है, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके, ठीक है। अगला है परावैद्युत किसे कहते हैं, ये इसके प्रकार बताइए। परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, ठीक है, क्यों कहाँ पर यूज़ होता है, उसके क्या प्रकार हैं, ठीक है। तो ये आपको सब अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तो आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, रट के जाना है, समझ लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं पेपर में आपके 90+ नंबर आए तो आप जितनी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये सर आपको
पढ़ के जाना है, बिल्कुल आपको ये एकदम रट के जाना है, ठीक है। सारा बिल्कुल आप पेपर में आए तो आप बिल्कुल भी आप सोचना ना पड़े, जैसे मतलब बिल्कुल पेपर में आए तो आपको बिल्कुल सोचना ना पड़े, आप तुरंत ही इसको क्वेश्चन को देखते ही आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करके जाना है। फिर फ्रेंड्स चैप्टर थ्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आप जरा देख लीजिए एक बार। इसमें क्या लिखा, धारा घनत्व की परिभाषा, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व होता क्या है उसकी परिभाषा आपको बता देनी है, फिर धारा अनुगमन वेग में संबंध भी आपको बताना है। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक ओम का नियम एवं सीमाएं। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम पे भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ओम का नियम होता क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, कहाँ कहाँ मतलब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उसका फिर आपको बताना है विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल होता क्या है और विभवांतर में अंतर, ये दोनों भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर अगला है टर्मिनल विभवांतर व 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और 1 वोल्ट, दोनों में डिफरेंस भी बताना है और उनको परिभाषित भी करना है, ठीक है। फिर अगला है थर्मिस्टर किसे कहते हैं समझाइए। थर्मिस्टर क्या होता है इसको आप समझाइए। तो थर्मिस्टर आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा थर्मिस्टर, इसको थर्मिस्टर क्या होता है उसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला है किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम। ये तो आपने बहुत ही पढ़ा होगा, आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा और किरचॉफ का नियम प्रथम नियम आपने जरूर पढ़ा होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है यानी कि धारा नियम, और द्वितीय नियम यानी वोल्टता का नियम जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों नियम भी आप रट के जाइएगा एकदम से। सातवां है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु देखिए क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है P/Q/R/S होता है, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन इसमें बनी रहती है, P/Q = R/S, ये इसमें इस तरह से इक्वेशन होती है। इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, ये बैलेंस कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। फिर अगला है आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निकालिए। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं, इसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी निकालना जो ई के फॉर्म में आता है, E-IR के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपको रट के जाने हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में आप देखिए सबसे पहला ही टॉपिक है आपके बायो सेवर्ट का नियम की गणितीय व्याख्या। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके इसको देख सकते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम और उसकी गणितीय व्याख्या क्या होती है, ठीक है। दूसरा संट किसे कहते हैं। संट का सिद्धांत, लाभ, हानि, उपयोग, ये सब आपको बताना है, सारे आपको पढ़ के जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले साल से 3 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको रट के जाइएगा। फिर अगला है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। धारावाही जो लूप है हमारा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी व्यंजक निकालने रहते हैं, ठीक है। फिर अगला है लारेंज बल किसे कहते हैं, सूत्र की स्थापना। लारेंज बल क्या होता है और इसका सूत्र की स्थापना चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगी, हेडिंग लारेंज बल, ठीक है, लारेंज फोर्स, ठीक है। तो लारेंज बल होता क्या है, इसके सूत्र की स्थापना कैसे की जाती है ये आपको पढ़ के जाना है। फिर अगला है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है। अमीटर हमारा क्या होता है और वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। तो इसका आप 5-5 आपको पॉइंट याद कर लेने हैं अमीटर के और 5 याद कर लेने हैं वोल्ट मीटर के। दोनों के आपको 5-5 पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करके इस तरह से आपको इधर अमीटर का लिख देना है, इधर वोल्ट मीटर का लिख देना है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपके समझ लीजिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है, लॉन्ग में ही पूछा आएगा। तो आप याद, अमीटर का क्या काम होता है इसमें आप बता सकते हैं कि अमीटर जो होता है हमारी वोल्टेज यानी कि जो अमीटर होता है वो हमारी करंट को मेजर करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है हमारा वोल्टेज को मेजर करता है। इतना भी आप बता सकते हो और भी इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पर, ठीक है, कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है इसके बारे में आप समझाइए, ठीक है। फिर अगला है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका होती क्या हमारी, ये आपको चैप्टर में मिल जाएगी, आप अपने बुक में देखिएगा चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगा धारावाही परिनालिका और उसके अंदर की चुंबकीय क्षेत्र की। इसके बाद है दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है। दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या होता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंटर में समझ ली इन दोनों में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, और जब भी पूछा जाएगा हमेशा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी एक आपसे पूछा सकता है, हो सकता है दोनों ही पूछ लिए जाएं, ठीक है, लेकिन चांसेस है, लेकिन एक तो आपसे 100% ये पूछा ही जा सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक। उसके बाद धारा मापी को मीटर व वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी का जो हमारा धारा मापी है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उसका अमीटर व वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको बिल्कुल रट के जाने हैं अपने पेपर में, ठीक है। कि अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में पहला देखिए आप, जैसे ये लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमीय सूत्र। चैप्टर 5 में क्या होता है लगभग विमीय सूत्र और परिभाषा और ये सब जरूर पूछा जाता है आपसे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, परिभाषा आपको बता देनी और मात्रक बता देना और उसका टार्क और उसका विमीय सूत्र बता देना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है।
फिर दूसरा है फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं व उसकी विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं और उनकी विशेषताएं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, एकांक ध्रुव की परिभाषा। कूलाम का जो नियम था उसके व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम उन्होंने बताया था वो आपको इस चैप्टर 5 में मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 5 में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र, ये आप बिल्कुल रट के जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है आपसे आप परिभाषा पूछ ले, नहीं तो आपसे हो सकता है मात्रक पूछ सकते हैं अति लघु में, या तो विमीय सूत्र भी डाल देंगे तो आपसे लघु में तो ये पूछ ही सकते हैं। और आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय क्या होते हैं। इसमें आपसे डिफरेंस पूछा सकता है और कुछ नहीं। आपसे पूछा जाएगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय में डिफरेंस बताइए, और कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ये 2 लाइन खींचनी है, इधर लिखना है अनुचुंबकीय, इधर लिखना है प्रतिचुंबकीय और इधर लिखना है लोह चुंबकीय। तीनों में डिफरेंस आपको 3-3 या 4-4 ये 5-5 या 4-4 पॉइंट भी आप लिख देंगे तब भी आप समझ लीजिए 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसका फ्रेंड्स एक और टॉपिक है चैप्टर 5 में, अच्छी स्थिति व निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र में, वो तो आपने जो इससे पहले मैं बताया था वो चैप्टर 1 में, वो थी विद्युत क्षेत्र में, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में। तो आप चुंबकीय क्षेत्र के भी दोनों तैयार कर लीजिएगा, या तो अच्छी स्थिति पूछेंगे या तो निरक्षीय स्थिति पूछेंगे, लेकिन जरूर पूछेंगे एक ना एक, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगला है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा एक नज़र देख लीजिए इसको भी। चैप्टर 6 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है, उसका मात्रक व विमीय सूत्र। जैसे अभी चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आप पढ़ लीजिएगा। उसी तरह आप चैप्टर 6 में चुंबकीय फ्लक्स आप जब बुक खोलेंगे तो उसमें दिखेगा चुंबकीय फ्लक्स, उसका भी आप पढ़ लीजिएगा, मात्रक और विमीय सूत्र, ये दोनों आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक। फिर अगला है लेंज का नियम क्या होता है। ऊपर आपने पढ़ा था लारेंज बल, और ये है लेंज का नियम और उसकी व्याख्या। तो आप ये समझ लीजिए लारेंज बल हो गया, कूलाम का नियम हो गया, ठीक है, और ये लेंज का नियम हो गया, और जितना भी आप सब देख रहे हैं, ठीक है, संधारित्र हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र, फैराडे का नियम हो गया, मैक्सवेल का नियम हो गया, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो ये सब तो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए जबान पर, कि मतलब जैसे आपके पेपर में आप ये क्वेश्चन देखें तुरंत ही आप इसको लिखने लगे, आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। तो ये लेंज का नियम आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। अगला है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम व द्वितीय नियम। फैराडे ने हमारे 2 नियम दिए थे, फैराडे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 नियम दिए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या उनसे दिए थे, पहला और दूसरा, 2 नियम दिए थे। तो क्या क्या है हमारे 2 नियम कहते हैं, इस पर आप देख लीजिएगा, इस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अगला है स्वप्रेरण किसे कहते हैं, 1 हेनरी की परिभाषा बताइए। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है हेनरी। तभी आपसे पूछा गया है कि 1 हेनरी की परिभाषा बताइए, तो 1 हेनरी की परिभाषा क्या होती है वो भी आपको बता देना है, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, ठीक है, इसको एल से दिखाते हैं, एल से, ठीक है, और इसका यूनिट होती है हेनरी यानी एच। तो ये आपको बता देना है, बिल्कुल आपको रट के जाना है, ठीक है। बस इतना ही था ये। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि चैप्टर 6 में ही है। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है आपको। एक लंबी जो परिनालिका है धारावाही, उसके लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। आपने पढ़ा होगा प्रत्यावर्ती यानी कि एसी जनित्र, है ना, ये आपको पढ़ के जाना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, ठीक है। एसी मोटर, डीसी मोटर, डायनमो, ये सब आपके इसी चैप्टर 6 में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल रट के जाना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। ये भी अगर आपसे पूछ लिया गया ना तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, और अगर आपको पता होगा ना तो बिल्कुल 5 नंबर आप आराम से पा जाएंगे इसमें, आराम से आपने इसमें 5 नंबर पक्के कर सकते हैं, ठीक। उसका फ्रेंड्स है अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं। 2 लंबी परिनालिका के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकालिए। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और इसे क्या कहते हैं, क्या, ठीक है। और 2 लंबी परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक निकालना है हमको। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसका ही मात्रक होता है हेनरी। जैसे स्वप्रेरण का मात्रक भी मैंने बताया था आपको हेनरी होता है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण का मात्रक भी हेनरी होता है, ठीक है। इन दोनों आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या है, 2 लंबी परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक आपको निकालना है, ठीक है। तो इतना बस आपको तैयार कर लेना, ये था हमारे चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिए, चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 आपको बताएं। बस इतना ही आप टॉपिक तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, पर भी आपके आने ही वाले हैं। बस इतना अगर आप टॉपिक तैयार कर लेंगे तो समझिए 90+ आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बस आपको इतना टारगेट लेके चलना है कि हर चीज़ आपको पढ़नी है, भले ही आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन हर चीज़ को पढ़ें आप, क्योंकि अगर पेपर में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप समझ लिए आप उसको बता पाएँ, ठीक है। ये समझ लीजिएगा स्टेप वाइज नंबर भी होती है। अगर आप मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसको आप स्टेप वाइज में लिख के 3 मतलब 4 लाइन का क्वेश्चन है, उसको अगर 2 लाइन में लिख के आ रहे हैं तो आपको 4 नंबर का आता है, 2 नंबर तो आपको मिलेगा। इस तरह से स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की मैं और भी वीडियो लाता रहता हूँ, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।